वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। The best compliment to all of you. This is राजू खरौनिया। आज फिर मैं एक ऐसे जाने माने हस्ती से मिलवाना चाहता हूँ जो आज ये नाम के मोहताज नहीं, बल्कि छोटे बड़े बूढ़े जवान जो भी सिवान के कोर्ट कचहरी से ताल्लुकात रखता है यानी संबंध रखता है, सबके जुबान पर सबके दिलो दिमाग में ये नाम रखता है। तो मैं बात कर रहा हूँ सिवान के सबसे सुप्रसिद्ध और विख्यात अधिवक्ता प्रेम कुमार सिंह के बारे में, जो आज सिवान के कोर्ट में प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ साथ उजाय मार्केट सिवान के ऑनर भी हैं। आज हम इनसे वो सारी बातें करना चाहते हैं जो एक सामान्य छात्र और छात्राओं को एक सफल अधिवक्ता बनने तक क्या क्या प्रोसेस होती है और कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपना फ्यूचर एक अधिवक्ता के रूप में देखना चाहते हैं, आप एक सफल अधिवक्ता बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, अगर आप एक सामान्य श्रेणी के व्यक्ति हैं तो इसमें कुछ तीखे मीठे सवाल जवाब किए गए हैं जो आपके वर्तमान से लेकर भविष्य तक काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे तरफ से और ये जो लाइव टॉक देख रहे हैं सर, उनके तरफ से मेरे लाइफ स्कूल मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। क्वेश्चंस बहुत सारे लिख कर लेकर आए हैं और आज वो क्वेश्चन आंसर होगा जो एक कोर्ट से रिलेटेड नहीं होगा बल्कि कुछ छात्र और छात्राओं से रिलेटेड होगा। आप सबसे पहले हमको ये बता दें कि आप अधिवक्ता का ही कैरियर क्यों चुने और कैसे चुने। बहुत सारा कैरियर था, आप डॉक्टर बन सकते थे, मेडिकल डिपार्टमेंट में जा सकते थे, रेलवे डिपार्टमेंट में जा सकते थे, बिजनेसमैन बन सकते थे, लेकिन आप अधिवक्ता का ही कैरियर क्यों चुने। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको मैं बता दूं कि मैं शुरू में राजेंद्र कॉलेज छपरा में जूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर, बिल्कुल 73, 74, 75 तक मैं उस महाविद्यालय में जूलॉजी का प्रोफेसर था। हाँ। और हमारे गांव में एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो पहले से वकील थे। हाँ। और कुछ जमीन संबंधी विवाद उनके साथ हम लोग का चल रहा था, वो 1970 से चल रहा था। तो अधिवक्ता होने का एक फायदा यह मिलता है कि कचहरी में एक अधिवक्ता यदि किसी सामान्य जन पर मुकदमा कर देगा तो उसको बढ़िया वकील मिलने में परेशानी है। अच्छा, उसको अपना पक्ष रखने में परेशानी है। बिल्कुल। अगर अब वो वकील जो प्रतिष्ठित वकील है, जो जाना माना वकील है, तो उसके खिलाफ तो और भी मिलने में दिक्कत है। तो उन्होंने हमारे कुछ जमीन संबंधी विवाद न्यायालय में चल रहे थे और मुकदमे भी चल रहे थे कि हमारे परिवार में और उनके बीच में कम से कम हमारे ज्वाइन करने के पहले 15 मुकदमे लंबित हुए। और हम लोग का परिवार सब जगह है, दिल्ली, पटना, कलकत्ता, सब जगह रहते थे। तो सभी लोगों को वो मुदाला बना दिया करते थे। अब सभी लोगों को बाहर से आना पड़ता था, अपना जमानत कराना पड़ता था और परेशानी बढ़ती थी। हम लोग आते थे, वकील मिलते थे लेकिन मनचाहा नहीं मिलते थे जो उनका सामना।
इसलिए अधिवक्ता का कैरियर ही चुना। तब लोग परिवार के दबाव में हमने हाँ अपनी नौकरी छोड़कर हाँ इस पेशा को ज्वाइन किया। चूंकि एमएससी करते समय ही हम लॉ भी कर चुके थे, क्योंकि मेरे पिताजी की इच्छा थी कि बेटा तुम एलएलबी करो। बिल्कुल। तो हमने उस समय लॉ किए हुए था। अच्छा। तो उस समय हमको लगा, चाहे पढ़ते थे तो हमारे सहपाठी कहते थे साइंस के विद्यार्थी को लॉ काहे के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैच नहीं करता है, मैच नहीं करता है, लॉ अलग है, अलग है। बिल्कुल। तो मैं क्या जानता हूँ कि भगवान मेरे पेशे में वकील बनना लिखे हुआ, इसलिए मैं वकालत किया। इसलिए मैंने यह पेशा चुना नहीं मजबूरी में, लेकिन आपको यह बता रहा हूँ कि इस पेशा में आने के बाद हमें लगा कि अपनी रक्षा करने के लिए या समाज में न्याय हित में खड़ा होने के लिए, गरीबों के लिए, चाहे स्वयं अपने लिए, हम तो अनुभव किए हैं कि अगर मैं वकील नहीं रहता तो हमारा परिवार आज जिस जगह पर है उस जगह पर नहीं रहता। इसलिए मैं इस पेशा में बहुत प्रसन्न हूँ, काफी प्रसन्न हूँ, और मैं चाहूंगा कि जो नए लोग हैं वो इस पेशा में आए। हाँ। आप एलएलबी कहाँ से किए? हम एलएलबी SK लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर। हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू से, मेरा जन्म कोलकाता में हुआ था, मेरे परिवार के वहाँ रहते थे। बिल्कुल। हम जो है ISC तक परीक्षा मैंने कलकत्ता से पास किए थे। बचपन से पढ़ाई वहीं पर होती थी। BSc जूलॉजी ऑनर्स हम राजेंद्र कॉलेज से किए। MSc हम LS कॉलेज वहाँ से किए। और यह जानकर आपको आश्चर्य हुआ कि BSc ऑनर्स में जूलॉजी में भी हमको फर्स्ट क्लास मिला था, और MSc में भी हमको फर्स्ट क्लास मिला था। इसलिए हमारा चयन तुरंत जो है पेशे में लेक्चरर के पद पर। थैंक यू। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि वकालत क्या है, इसकी जरूरत आम जीवन में आम लोगों के साथ कैसे पड़ जाती है? क्या बिना वकालत का जीवन जीना संभव नहीं है? देखिए, वकालत तो एक ऐसा पेशा है कि यदि वकील नहीं रहेगा तो समाज में, और यह देश चल रहा है तो वकीलों के बलबूते पर ये वकील चल रहा है। हाँ। एक स्तंभ है, अस्थायी स्तंभ है वकालत। और यदि वकील गरीबों को न्याय मिल रहा है तो आप देख रहे हैं कि सारा कोर्ट कचहरी जो सरकार ही चला रही है न्यायपालिका, जहाँ किसी को दिक्कत होती है लोग वहाँ जाते हैं। और वकालत पेशा बहुत ही अच्छा पेशा है, इसमें आना चाहिए। लेकिन इसके लिए शुरू से ही आपको पेशा का चयन करना, जब आप मैट्रिक पास करते हैं कॉलेज, उसी समय दिमाग में रखिए कि हमको वकील बनना है। तब मैट्रिक के पहले ये दिमाग में रखिए कि हमको वकील बनना है, तब आप इस पेशे में सफल होते हैं। ठीक है सर। और तीसरी क्वेश्चन ये है कि आपकी वकालत की जर्नी कैसी रही इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? ये जो जर्नी आपका कितने साल पिछले हम 45 वर्ष से इस पेशे, पूरे 45 इयर्स आप वकालत की जर्नी किए हैं सर। तो ये 45 इयर्स का आपका कैसा अनुभव रहा? तो हमने आपको बताया कि क्यों मैंने इस पेशा को ज्वाइन किया, और मैं इस पेशे से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं 3 बार जिला अधिवक्ता संघ का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। लोगों से प्रेम से मिलना मेरी आदत है, और इस पेशे के बलबूते पर ही संपत्ति जो था ये तो मेरे परिवारजनों का अर्जित किया हुआ था जमीन, लेकिन इस मार्केट का निर्माण पूरा मार्केट रहा मेरे इस पेशे में आने की वजह से ही संभव हो पाया है। इसलिए मैं इस पेशे से काफी संतुष्ट हूँ। सर, एक रिप्यूटेड अधिवक्ता, एक जाने माने अधिवक्ता बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? बहुत सारे देखें सर, एक्चुअली मैं भी विजिट किया हूँ, ठीक है। तो मतलब कि अधिकतर फसाऊ एडवोकेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। वो मतलब कि दिन को टालने वाले, फंसाने वाले। तो एक अच्छा अगर रिप्यूटेड अधिवक्ता बनना हो तो उसके लिए क्या क्या करना? देखिए, कोई भी वकील मुकदमा जो हम लोग की न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें हम लोग का क्या न्यायिक प्रक्रिया है कि भले ही 99 निर्दोष छूट जाए, एक दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं चाहिए। इसके कानून में इतना ना प्रोविजन किया हुआ है। तो आप हमारे पास आते हैं, हम क्या जानते हैं कि आपने हत्या किया या नहीं, कोई आपने अपराध किया है। आप कहते हैं कि हम
निर्दोष निर्दोष है, है। हमारे पास कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि हम जाने कि आप दोषी हैं, तो आप आते हैं और कहते हैं कि हमारा न्याय से मदद कीजिए। तो हर एक वकील का काम है अपने वकील का कानूनी संबंध उसको सहायता देना, और लंबी प्रक्रिया वकील नहीं चलाते हैं। ये लोगों को गलतफहमी है, ये प्रक्रिया में इतनी न इसमें प्रक्रिया है, इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। ये मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि अभी जो है इतनी न इसमें प्रक्रिया है जिससे मुकदमा में विलम्ब हो जाता है। मेरे पास तो कोई आता है तो मैं कहता हूँ बाबू मुकदमा मत कीजिए, आप आपस में सुलह सलामत कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास आएगा चाहिएगा कि 5 वर्ष में फैसला होगा, तो नहीं होगा। क्योंकि एक चाहता है कि फैसला हो जाए, एक अधिवक्ता चाहता है कि फैसला टले। इसलिए टले कि वो उसको मुकदमे से फायदा है, वो जमीन में है दखल कब्जे में जो भी हो, तो वो कानून का सहारा लेता है कि कैसे इस मुकदमे को आगे बढ़ा। तो एक और तीखा सवाल है थोड़ा, सुने जज वकील सर मिले होते हैं, अगर किस मामला को चाहे तो जल्दी रफा दफा कर दे और किसी मामला को चाहे तो लॉन्ग प्रोसेस तक लेकर जाए। देखिए, वकील और जज न्याय प्रक्रिया के 2 चक्के हैं। अगर ये लोग मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो ये न्याय प्रक्रिया ध्वस्त हो जाएगी। तो मिलना तो रोज हम लोग मिलते हैं, ये मिलना आप लोग गलत अर्थ में पैसा को भी लेकर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी भी ये पेशा जो है अच्छे तरीके से चल रहा है। अब मान लीजिए 2-4% किस पैसे में 10% लोग ऐसे नहीं है, न्यायिक पदाधिकारी है, यदि ऐसा तो कोई उस व्यक्ति को आप घूस देने जाते हैं तब ना ऐसी बात होती है। क्यों आप देते हैं घूस, क्यों जाते हैं? अपने अधिवक्ता पर विश्वास कीजिए। ये हमारी मुकदमा को तो एक व्याप्त हुआ है कि नहीं, जब तक हम जो पैसा नहीं देंगे, ब्लॉक में जाते हैं, पुलिस के यहाँ जाते हैं, एक व्यवस्था बनी, पैसा संतुष्टि नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कि न्यायालय में बिना पैसा दिए आपका काम नहीं होगा। आप वकील को फीस दीजिए, वकील पर विश्वास कीजिए, आपका काम होगा। बढ़िया वकील रखिएगा तो फीस लगेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। थैंक यू सर। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि एक वकील को काला कोट पैंट पहनना अनिवार्य है, क्या दूसरा कोट पैंट नहीं चल सकता? देखिए, ये जो इसके पीछे एक और लॉजिक है सर। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो देखते हैं पूरे गर्मी में मतलब कि टेम्परेचर पूरा हाई रहता है, फिर भी केवल काला कोट पहने पूरे पसीना पसीना हो जाता है, क्या दूसरा कोट पैंट नहीं चल सकता? देखिए, यह जो ड्रेस कोड है ये अंग्रेजों का जब शासन उस समय से चला, और वहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती, वहाँ पर ठंडा नहीं। और आज यहाँ पर जानकारी दे दें कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश कर दिया है कि जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपको यह आवश्यक नहीं कि काला कोट पहने। काला कोट वकील ही पहने, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बैंड हम लोग बांधते हैं वह अधिवक्ताओं की पहचान है। काला कोट तो आप भी पहन सकते हैं, आप यह कोट पहन के आए, आप काला कोट पहन के आइए, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वकील ही जो है बैंड है, वही हमारी पहचान है, इसलिए वो रिलैक्स हुआ है। इसके लिए एडवोकेट एक्ट में परिवर्तन की आवश्यकता है, जो होना चाहिए। लेकिन 3 महीना 4 महीना कष्ट होता है तो जाड़े के समय में आराम भी होता है। हाँ, जाड़े के समय में आराम। तो एक पहचान बनी हुई है, इसलिए ऐसी कोई बाध्यता है, इसलिए अभी ड्रेस कोड है। जज भी बैठता है, हम भी बैठते हैं। और एक और सवाल, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये 3 कोर्ट हैं। ऐसे तो कोर्ट फैमिली कोर्ट भी है, कौन कौन सा है? तो ये तीनों कोर्ट में क्या अंतर है? सिविल कोर्ट में कैसे? सिविल कोर्ट का मतलब क्या है कि वो प्राइमरी नहीं, साधारण नहीं, सिविल कोर्ट ही असली कोर्ट है। आप दीवानी का मुकदमा है, फौजदारी का मुकदमा है, तो कोई मुकदमा आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं दाखिल कर सकते हैं। आपके साथ मारपीट होगी तो आपको थाने पर जाना पड़ेगा, थाना का FIR लोअर कोर्ट में आएगा। वही जो आप कहते हैं दीवानी, वो निम्न न्यायालय माने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत आने वाले, तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा। और यही जो मुकदमा होती है, तो हम भी नए वकील हैं, तो हमसे भी गलती होती है। जो मजिस्ट्रेट है वो भी नया रहता है, उससे भी गलती होती है। तो जजमेंट गलत होता है तो आप जज के यहाँ जाते हैं, वहाँ अगर सुधार नहीं हुआ तब आप उच्च न्यायालय में जाते हैं, और उससे भी नहीं हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। और कारण ये है कि जो न्यायपालिका तो अपने जगह पर ठीक है, लेकिन जो कार्यपालिका है
इसमें जो है अफसर जो है अपने को कानून से ऊपर समझते हैं, इसलिए बिना सोचे समझे कोई ना कोई जो है वो आधे अपने ह्यूम में वो आदेश पास कर देते हैं, जिसका कोई जड़ नहीं है वो कर देते हैं। देखिए आपके सामने हमारे एक वकील बैठे हुए हैं, वो यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक गैस एजेंसी के मालिक है, बिना वजह इनके गोदाम को सील कर दिया गया। क्योंकि चूंकि एक राजनीतिक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं और गरीबों का सेवा करते हैं। देखिए अभी चला रहे हैं, पूरा गरीबों का सेवा कर रहे हैं, चला रहे हैं, अन्न बांट रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं। अब कर दिए तो इनके ऊपर FIR हो गया, इनके कर्मचारियों पर FIR हो गया, इनका गोडाउन सील कर दिया गया। ये जबरदस्ती किया गया। इनको कहां से न्याय मिला? अगर न्यायपालिका नहीं रहती तो आज ये जेल में, इनके कर्मचारी जेल में रहते। लेकिन न्याय सबसे सर्वोपरि है और यहाँ से न्याय मिलता है, नहीं मिलता है, गोडाउन खोलने के लिए आवेदन दिया, नहीं मिला तो ये हाई कोर्ट गए, उच्च न्यायालय से इनका आदेश हुआ है कि नहीं, न्याय जो बंद किया गया है सो गलत है, उसको अविलंब खोला जाए। अब इसकी देखिए विडंबना, देखिए कि आप उच्च न्यायालय का आदेश होने के बाद भी संयोग से आ गए हैं, इनका गोडाउन आज तक नहीं खुला है। अच्छा ठीक है, हाँ ये बात है, कल गोडाउन जो है तो बोली हाई कोर्ट का आदेश आज 1 महीने के बाद। अब बताइए क्या करेगा? अब उनके पास एक ही विकल्प था कि अवमानना का दायर करते, तो इसमें प्रक्रिया लगती है। इसलिए आना है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट बोलता है कि निम्न न्यायालय, जहां जिला सत्र न्यायाधीश के अंदर में जो रहता है वहीं पर आपको आना है। तो सर एक और लास्ट क्वेश्चन है, सिवान तथा बिहार के अधिवक्ता संघों के लिए कुछ ऐसा संदेश दीजिए जो आगे का कार्य। देखिए भाई, उसके हमारा संदेश यही है कि इस पेशे में आपको 10 वर्ष का आजीवन पढ़ना है, बिना प्रैक्टिस ही करना है, बराबर किताब देख रहे, किताब पढ़ना है। हम आपको मदद तभी कर सकते हैं जो कानून की जानकारी होगी, और रोज नए कानून उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित किए जाते हैं। एक ही बिंदु पर 5 जजमेंट आ जाते हैं, उनको पढ़ना समझना, तब आप अपने मौके को न्याय दिला पाएंगे। और इसमें आपको आने के लिए, अधिवक्ता बनने के लिए, ये तो ऐसा पेशा है कि भाई आपको देखिए क्या दिक्कत और हुई है कि यह पेशा जो है अच्छे परिवार के जो लोग थे उनके लिए थे। अब आप कहिएगा, लोग सुनेंगे भाई कि तो जो बड़ा नहीं होगा वो क्यों नहीं होगा? नहीं, इसलिए कि इस पेशे में 10 वर्ष तक आपको बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता है। हम भी उस दौर से गुजरे हुए हैं। साल भर 2 साल तो लग जाता है कि इस कोर्ट का नाम क्या है, प्रक्रिया क्या है। ज्ञान लेना, थ्योरेटिकल ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान में जमीन आसमान। बिल्कुल। इसलिए वही आदमी इस पेशा में आए जो कम से कम घर से वो इतना सक्षम रहे कि 10 वर्ष तक वो समझ कर आए कि नहीं, आप दुकान खोलते हैं 10 वर्ष तक लर्निंग पीरियड है, हमको अपने घर से खाना है, रहना है और वेल ड्रेस्ड आना है, उसको अपना ड्रेस में आना है, अपने तरीके से रहना है। और यह सोच कर आना कि नहीं 10 वर्ष तक हमको नहीं भी पैसा मिलेगा तो कोई दिक्कत ये आएगी। जितने भी बड़े बड़े वकील हैं उनके साथ इनिशियल पीरियड में यह दिक्कत हुई, लेकिन अब आज दिक्कत हो गई है कि सक्षम व्यक्ति जो है नहीं है वो भी आ जाते हैं। किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, मजबूरी है, बेरोजगारी है, इसलिए यह दिक्कत है। आप आइए भाई, पढ़िए। और पहले कहा कि वो वकालत करना है तो आप मैट्रिक में जाइए, उसके पहले दिमाग में रखिए कि हमको वकील बनना है, और तब आप वकालत की पढ़ाई पढ़िए। कैजुअल में वकालत की पढ़ाई मत पढ़िए, वकील बनने के लिए पढ़िए। अगर वकील बनने के लिए पढ़ाई पढ़ा और 10 वर्ष तक आप सक्षम है और आप लगातार अध्ययन कीजिएगा तो कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता है। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। आज मेरी मुलाकात प्रेम कुमार सिंह जो अधिवक्ता सिवान के हैं और उनसे बहुत सारी बातें हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपनी फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि अगले किसी एडवोकेट या जज या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन लाइन से या मेडिकल फील्ड से या आपको एजुकेशन फील्ड से मैं आपको एक अच्छे आदमी से या अच्छे प्रिंसिपल प्रोफेसर या किसी भी एडवोकेट डॉक्टर से मिला सकूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।